राह चलता हर अनजान व्यक्ति या तो इसे होटल, रेस्तरां या फिर गेस्ट हाउस समझ बैठता है, लेकिन असल में ये पहाड़ के दूरस्थ क्षेत्र में बना एक विशालकाय मुर्गी फार्म है, जिसे गांव में रहने वाले 3 भाइयों ने अपनी मेहनत, तकनीक का बारीक ज्ञान व कार्यकुशलता से स्वयं अपने हाथों से कुछ ही महीने में बिगर किसी मिस्त्री, लेबर या ठेकेदार का सहारा लिए धरातल पर उतारा है। जब भी हम स्वरोजगार की बात करते हैं तो मुर्गी फार्म का जिक्र अक्सर होता है, लेकिन प्लेन्स की तरह पहाड़ में एक विशालकाय मुर्गी फार्म बनाना वाकई किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। नमस्कार, मैं हैरी नेगी एक बार फिर रूबरू हूँ आप सभी लोगों से, और आज आपको ऐसे 3 भाइयों से रूबरू कराऊंगा जिन्होंने पहाड़ की विषम परिस्थितियों में इस काम को धरातल पर उतारा है। मैं योगेंद्र नेगी, धारकोट ग्राम सभा, धार मंडल पट्टी है, टिहरी गढ़वाल से हूँ। और हम लोगों ने यहाँ पर ये पोल्ट्री फार्म खोला है। दरअसल हम 3 भाई हैं, मतलब चचेरे भाई हैं, और हम लोगों ने तीनों ने मिलकर सोचा कि यहाँ पर पोल्ट्री फार्म खोला जाए, क्योंकि दरअसल प्लेन्स में तो बहुत पोल्ट्री फार्म है, लेकिन पहाड़ों में कोई भी फार्म नहीं है, या हैं भी तो बहुत छोटे छोटे 500-700 रख के लोग कर रहे हैं। तो इससे हमने सोचा कि इसको अगर पहाड़ों में देखा जाए, तो हमने भी शुरुआत में 500 से ही स्टार्ट किया, क्योंकि उतनी पूंजी नहीं थी कि एक बड़ा सेटअप खोला जाए, क्योंकि पहाड़ों में संसाधन महंगे हैं और ख़र्चा बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो हमने पहले 500 किया, फिर 2000 किया। तो जब हम 2000 कर रहे थे तो हमने बैंक से लोन की बात की, तो बैंक भी टालता रहा। उनको लगा कि नहीं, पोल्ट्री फार्म पहाड़ों में सक्सेस नहीं है, जिससे कि पैसा बैंक का डूब जाएगा या फिर ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हमने 2000 का सेटअप कर दिया और उनको करके दिखाया, फिर पब्लिसिटी हुई, और पब्लिसिटी इतनी हुई कि डीएम तक भी बात पहुंच गई। फिर डीएम साहब का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो हमने कहा साहब, हम तो बड़ा करना चाह रहे हैं, थोड़ा और बड़ा करना चाह रहे हैं। तो डीएम साहब ने फिर कहा कि ठीक है, कुछ मदद चाहिए तो बोलो। हमने कहा साहब, हमें लोन मिल जाए तो हम थोड़ा और बड़ा करने की सोचते हैं। तो फिर उन्होंने उसमें सहयोग किया, और फिर हमारी फ़ाइल तैयार हुई और 10 लाख का लोन हमें मिला, जिसमें कि हमारा पहले 2000 का सेटअप था, फिर हमने उसको 6000 का किया है। अभी फ़िलहाल हमने 2000 रख दिए हैं, और अब हर 15 या 20 दिन में हमारा इस तरह से 2-2 हज़ार करके आते रहेंगे। तो टोटल मिला के 6000 का सेटअप हुआ है। पहाड़ों में ये खास है कि पहाड़ों में कोई भी चीज़ करनी थोड़ा सा मुश्किल तो रहती ही है। जैसे पोल्ट्री फार्म है, तो पोल्ट्री फार्म भी पहाड़ों में मुश्किल है। एक तो यहाँ पर जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो हमें यहाँ चूज़े नहीं मिलते हैं, उनका चारा नहीं मिलता है, उनकी दवाइयाँ नहीं मिलती है, वो हमें सब प्लेन से लानी पड़ती है। यहाँ तक कि ऋषिकेश और देहरादून में भी कोई ढंग का न हैचरी है, न वहाँ से कोई चारे की वो है, सब बाहर से ही आता है, दूर से आता है। और दवाइयाँ तो बिल्कुल भी नहीं मिल पाती हैं, या जो घिसी पिटी दवाइयाँ हैं जो रेगुलर चल रही हैं वही मिल पाती हैं, जो स्पेशल अगर किसी को चाहिए तो वो नहीं मिल पाती हैं, वो और दूर से मंगानी पड़ती है। तो जब तक मिलती है तब तक तो डिजीज़ काफ़ी नुकसान कर चुकी होती है। तो पहाड़ों में काफ़ी मतलब मुश्किलें आती हैं, लेकिन फिर भी अगर आदमी हिम्मत ना हारे तो किया जा सकता है, और अच्छा से किया जा सकता है। एक तो पहाड़ों का अगर नुकसान है तो फ़ायदा भी है, क्योंकि यहाँ कोई पोल्ट्री फार्म है नहीं, तो जो भी है आता है यहाँ, अगर चिकन सप्लाई होता है तो प्लेन से होता है, तो वहाँ से यहाँ लाने का खर्चा जो है वो काफ़ी आ जाता है। तो वो यहाँ का प्लस प्रॉफिट हो सकता है। जैसे सपोज अगर वहाँ देहरादून में या फिर नीचे मंडी में रेट अगर 100 का चल रहा है, तो यहाँ अगर 110, 115, 120 का भी आदमी बेच देगा तो ये चल जाता है यहाँ पर। योगेंद्र भाई, इसमें क्या ऐसे टेक्निकल पॉइंट्स है जो हमें मुर्गी फार्म के समय याद रखने चाहिए, जो आज के युवा है जो स्वरोजगार की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या ऐसे टेक्निकल इशू है कि जो अगर पहाड़ में कोई युवा स्वरोजगार की तरफ बढ़ रहा है, तो ऐसे कौन से टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिसे हमें याद रखना चाहिए मुर्गी फार्म के समय, जिन चीज़ों को आप अभी लागू कर रहे हैं अपने फार्म में? दरअसल जब फार्म स्थापित किया जाता है ना, इसकी तो ज़मीन का चयन बहुत सोच समझ के होना चाहिए। एक तो ज़मीन ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर कि सुबह से शाम तक धूप आती हो, बहुत ज़रूरी है। एक तो धूप डिजीज़ को भी कंट्रोल करती है काफ़ी, और टेम्परेचर भी मेंटेन करती है। दूसरा, फार्म का डायरेक्शन जो होना चाहिए वो पूरब से पश्चिम के लिए होना चाहिए।
मतलब अगर लंबाई में उसको लंबाई में ही बनाना है, पूरब से पश्चिम के लिए होना चाहिए, और उसकी चौड़ाई जो है वो 25 से 30 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लंबाई आप जितने मर्जी उतनी रख सकते हैं, लेकिन उसकी चौड़ाई जो है 25 से 30 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। टेम्परेचर जो है वो अमूमन कितना एवरेज जो है हमें फार्म में रखना चाहिए, जिससे कि जो है वातावरण अनुकूल बना रहे इन मुर्गियों के लिए? बच्चों के लिए अलग है या फिर बिल्कुल वयस्कों के लिए अलग है? जितने छोटे बच्चे जब पहले दिन आते हैं तो उनको पहले दिन 35 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है। अगर 35 डिग्री टेम्परेचर नहीं होगा तो क्योंकि पहले रास्ते में थकान होती है और उनको फिर खाना पानी नहीं खा पाएंगे, तो उससे मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मृत्यु दर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो पहले 2 दिन हमें इनको 35 डिग्री टेम्परेचर देना पड़ता है, फिर उसके बाद हर 2 दिन 2-2, 3-3 डिग्री टेम्परेचर घटाते हुए चलना है। और इनका जब ये मतलब बड़े होने लग जाते हैं, यानी कि 25-30 दिन के या 35 दिन के हो जाते हैं, तब इनका आदर्श टेम्परेचर 18 से 20 डिग्री के करीब रहता है। उसको मेंटेन करना पड़ता है। थोड़ा ज़्यादा भी हो जाएगा या थोड़ा कम हो जाएगा तो मरेंगे नहीं, लेकिन प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा, उत्पादन कम हो जाएगा। जैसे लोग सोचते हैं ना कि ये आसान काम है मुर्गी पालना, ये बड़ा कठिन है। इसमें दिन में तो 3 बार बर्तन धुलने पड़ते हैं और फिर उन पे पानी भर के लगाना पड़ता है। बर्तन कौन से वाले भाई जी? अच्छा, ये जो मुर्गी के हैं ये नीचे रखे हुए हैं। अच्छा, ये वाले दिन में 3 बार धुलते हैं आप? हाँ। अच्छा, तो सारे धुल के फिर दोबारा लगाने पड़ते हैं। लोग सोचते हैं जैसे कि अभी लाए लोगों ने 100 बच्चे रखे हैं, अब उनमें से कोई बचा ही नहीं पाए। लोगों को लगता है कितना आसान है, लेकिन आसान नहीं है, काम बड़ा कठिन है ये। आपको कितना टाइम लगा इसे बनाने में? लगभग इसको बनाने में तो हमें कम से कम 6 महीने लगे। 6 महीने स्वयं काम करते रहे आप तीनों ही भाई? हाँ, तीनों भाइयों ने स्वयं काम किया है बस। इसमें कोई दूसरा कहीं का लेबर, कहीं का मिस्त्री, इतने पूरे स्ट्रक्चर में कोई एक आदमी ने तक बाहर का नहीं किया काम? बिल्कुल नहीं किया है। पूरा ये होटल नुमा जो आपने ये मुर्गी फार्म बनाया है, ये आप तीनों ही भाइयों की मेहनत है? किसी ने वेल्डिंग की? बिल्कुल, तीनों भाइयों ने किया है। इसको जब हम बाहर से लेके आते हैं, पानी के लिए है दरअसल ये। तो अगर हमें कोई दवाई देनी है तो इसी में मिला के देते हैं, नहीं तो सादा पानी भी देना तो इसी में देते हैं। इसमें पानी एक बार भर देते हैं हम इसको, फिर उल्टा लगा के हम इसको पैक करके रख देते हैं। यहाँ पर एक छेद बना हुआ है, जैसे छेद से नीचे पानी जाएगा ये इसमें अपना आप ही पानी आ जाएगा। तो एक बार सुबह लगा दे तो शाम तक ये पूरा चल जाता है एक बर्तन। तो लगभग 2000 चीज़ों पे 30 से 40 बर्तनों की ज़रूरत पड़ती है पानी के। और ये खाने का बर्तन है, इसमें भी खाना यहाँ भर दिया जाता है और इसमें से छेदों से आता रहता है, जैसे जैसे खाएंगे वैसे वैसे आता रहेगा ये। बिल्कुल, यहाँ से ऊपर से मुर्गियों का चारा इसमें डालना है और जैसे जैसे खत्म होगा वो नीचे आता है। दिख रहा है, देखो ना, ये आता है, दिख रहा है जी, ये दिख रहा है। तो जैसे जैसे खाते रहेंगे तो ये आता रहेगा, इसमें ये आता रहेगा। तो इसमें फिर बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो इस तरह से ये बर्तन इनके खाने और पानी के लिए ज़रूरी है, जो कि कम से कम 2000 चूज़ों पे हमें 30 से 40 बर्तन की ज़रूरत पड़ती है खाने के, 30 से 40 पानी के। इस स्वरोजगार करने के लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। इसमें बनाने में हमें तकरीबन 6 महीने लग चुके हैं। स्वरोजगार करना कोई आसान बात नहीं है। इसमें लॉस और प्रॉफिट पहले नहीं देखा जाता है, बाद में देखा जाता है। इसको ये हमने स्वयं बनाया है, इसमें हमने कोई फालतू बाहर की लेबर नहीं, अपने आप काम किया, अपने आप सब कुछ इसमें अपने आप किया। युवाओं के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? जो युवा 10-15 दिन मुर्गियाँ ला के 1 आध महीने के बाद सेटअप फिर ध्वस्त कर देते हैं और उनकी पूरी मेहनत पानी में मिल जाती है, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा कि किस तरीके से इस काम को करना है ताकि लॉन्ग टाइम ले जा सके? मेरा उन लोगों से यही विनती है कि आप लोग पूर्ण इच्छा के साथ उस काम को करें और लंबे समय तक करें। ऐसा नहीं कि बस 10-15 दिन लाए और उसके बाद बोले ये तो मर रहे हैं, बच रहे हैं, क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनकी प्रॉपर देखभाल करें, उनके लिए प्रॉपर जगह बनाएं, प्रॉपर फार्म बनाएं, हवा लेने के लिए शुद्ध हवा उनको मिलती रहे। इस तरह से उनको पूरी देखभाल करनी चाहिए और लंबे समय तक उसमें काम करना चाहिए। तभी आदमी इसके बारे में सीखता है कि क्या है, कैसा है, कौन सी बीमारी लग रही है, क्या हो रहा है, कैसे दाना देना है, पानी देना है, ये सारी चीज़ें जो है इसमें होती है। दरअसल ये जो आप देख रहे हैं ये ब्रूडिंग एरिया है और ये हमारा लगभग 8-10 दिन तक चलेगा। तब तक हम इनको ये वाला चारा देंगे, इसको बोलते हैं प्री स्टार्टर। ये 10 दिन तक हम इसको चलाते हैं। ये बारीक होता है ताकि इसको चूजे आसानी से खा सकें।
क्या होता है इस चारे में मिला हुआ वैसे? इसमें मुख्यतः मक्का, सोया और ऑयल होता है, फैट अच्छा। फैट कंटेंट होता है, लेकिन बाकी इसमें सारे मिनरल मिक्सचर वगैरह सब कुछ इसमें पर्याप्त मात्रा में होते हैं। अच्छा, जब ये मुर्गियाँ बड़ी हो जाएगी तो इतना ही एरिया आपका उस तरफ है? इससे 3 गुना एरिया इस तरफ है। अच्छा, इससे 3 गुना एरिया इस तरफ है, 3 गुना एरिया। अभी यहाँ पे आपने जो है भूसा बिछाना है। हाँ, यहाँ भूसा जैसे बिछा रहे हैं, अभी काम चल रहा है, भूसा बिछाने का काम चल रहा है। हाँ। तो ये 30 फीट में है और ये 95 फीट में है पूरा का पूरा। तो ये पूरे में फैल जाएंगे, 10 दिन के बाद हम इनको पूरे में फैला देंगे, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, इसलिए इसको पूरा पैक करके रखना पड़ता है। और मतलब जैसे ये जो 2000 मुर्गियाँ हैं आपकी, ये जब बड़ी हो जाएगी तो ये यहाँ पूरी फैल जाएगी? ये पूरी फैल जाएगी, पूरा भर जाएगा ये। 15 दिन बाद ये लगभग आधा किलो से ज़्यादा के हो जाते हैं, बशर्त आपने इन्हें अनुकूल वातावरण और पर्याप्त आहार दिया हो। और इसी तरह आने वाले अगले 15 से 20 दिनों में ये मार्केट में बिकने लायक हो जाते हैं। और फिर जब इन 2000 मुर्गियों से एक हॉल पूरा भर जाता था, तब इन 3 भाइयों ने 2 ऐसे और हॉल का निर्माण किया ताकि आने वाला दूसरा लॉट इनके ख़त्म होने से पहले बन सके और मार्केट में हमारा बिजनेस सुचारू रूप से चलता रहे। इस व्यापार में तापमान यानी टेम्परेचर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जिसमें कई लोग बल्ब, हीटर, हैलोजन का प्रयोग करते हैं। और अक्सर पहाड़ी क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली नहीं आती, जिस कारण मुर्गियों को अनुकूल टेम्परेचर ना मिलने से उनकी मौत होना संभव है। कारणवश इसका सबसे कारीगर तरीका लकड़ी और भूसे से जलने वाली बुखारी है, जिसके एक कंटेनर में सब्बल के सहारे से भूसे को खूब कूटा जाता है ताकि एक कंटेनर में ज़्यादा से ज़्यादा भूसा आ सके। फिर भूसे से भरे इस कंटेनर को मेन कंटेनर के अंदर शिफ्ट करना होता है, जहां उसे जलाया जाना है। बुखारे को जलाने के लिए हमने छेद रखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ नीचे इसमें छेद है। इस छेद में को हम आग जलाएंगे, जैसे कि हमने सपोज इसमें कपड़ा लपेट दिया, उसमें हल्का मिट्टी का तेल वगैरह डाल दिया, उसको इसके नीचे वो कर देंगे, तो ये बुरादा जो जलना शुरू हो जाएगा। बुरादा जलेगा और इसके अंदर क्योंकि दूसरा चैम्बर है, तो उसके बीच में ये गर्म हवा फैल जाएगी पूरी और इसको गर्म कर लेगी, जिससे कि कमरा गर्म होगा और जो धुआं आएगा वो यहाँ से पीछे से होके और ये ऊपर चला जाएगा। बर्ड फ्लू और अन्य डिजीज़ के कारण कई बार आपको इस व्यापार में भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है, इसलिए आपको कई ऐसी दवाइयाँ और विटामिन्स है जिसका बारीक नॉलेज होना ज़रूरी है। ठंड की वजह से पहाड़ों में काफ़ी समस्या का होती है, जैसे कि एक बीमारी होती है जिसको एसाइटिस कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि मुर्गियों के पेट में पानी भर जाता है। तो वो होती कैसे, दरअसल जब ठंड होती है तो चारों तरफ से इसको कवर करना पड़ता है। तो कवर करने से क्या होता है कि अंदर ऑक्सीजन लेवल घट जाता है, और वैसे भी पहाड़ों में वायु दाब कम होने की वजह से ऑक्सीजन की जो डिमांड होती है वो ज़्यादा होती है। तो जब हम चारों तरफ से कवर करते हैं तो उससे क्या होता है कि उसमें एसाइटिस हो जाती है, और एसाइटिस में पेट में पानी भर जाता है। तो अगर उससे बचना है हमें, और ये बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहाड़ों में या ठंड में सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बीमारी यही है। लगभग पूरे फ्लॉक का 25% ये जो नुकसान करती है यही करता है। तो इससे बचने का सबसे आसान तरीका ये है कि जब चूजे थोड़ा बड़े होने लग जाएं तो उनको एक तो लाइट की कम करनी है, लाइट कम देनी है, जिस तरह की रात में लाइट बंद कर दो, पर्दे खोल के रखने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खोल के रखने हैं। जिस समय छोटे उस समय तो 1-2 दिन कवर करना पड़ता है, लेकिन उसके बीच बीच में जैसे टेम्परेचर मेंटेन हुआ तो पर्दे खोल दो या खिड़कियाँ खोल दो। और उसके साथ साथ हम क्या करते हैं कि हम विटामिन सी चलाते हैं। नॉर्मली इसको यूज़ बहुत कम किया जाता है, क्योंकि ये कोई वेट बढ़ाने के लिए यूज़ नहीं होता, वेट बढ़ाने के लिए नहीं होता, लेकिन इसके रेगुलर इस्तेमाल से मुर्गियों में बीमारी की वो कम हो जाती है, बीमारी लगने की संभावना कम हो जाती है। उसी तरह से एक विटामिन ई आता है, ये भी कोई ऐसा टॉनिक नहीं है जिससे कि वज़न बढ़े, लेकिन क्या होता है कि विटामिन सी फूड में वैसे होता है, पर्याप्त मात्रा में होता है, लेकिन जो इनका फीड होता है उसमें
लेकिन कुछ समय रखने के बाद क्या होता है कि विटामिन सी वेपोराइज हो जाता है, वाष्पित हो जाता है। तो उसके लिए फिर ये एक्स्ट्रा मिलाना पड़ता है उसमें पानी के साथ। ये वाटर सोलेबल होता है तो ये पानी के साथ मिला के इसको दे सकते हैं। नॉर्मली हम ज़्यादातर दवाइयाँ यूज़ नहीं करते हैं, कुछ एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। ये छोटे बच्चों के लिए करना ही पड़ता है ताकि उन पर जो बीमारी की लड़ने की 4-5 दिन के जब चूजे होते हैं तो उनको एंटीबायोटिक हम देते हैं। तो एंटीबायोटिक हर फ्लॉक में चेंज करना चाहिए, ये खास ध्यान रखना है, क्योंकि नहीं तो वो रेजिस्टेंस पावर उनमें विकसित हो जाती है बैक्टीरियाज में। तो इसको कोशिश करना चाहिए कि हर फ्लॉक में हम अलग अलग डालें, अलग अलग चेंज करें। बाकी ये पाउडर है, ये आपको ये पशु हॉस्पिटल में आसानी से मिल जाएगा, सरकार इसको प्रोवाइड कराती है। इसको फीड के साथ मिलाया जाता है, ये बहुत कम मात्रा में मिलता है, 1 टन फीड में केवल 250 ग्राम। तो इससे उसमें जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। बाकी हम एक पोल्ट्री फार्म में छोटा तराजू जरूर रख लेना चाहिए, क्योंकि जब भी हमें ये पाउडर अगर तोल के देना है तो इसमें बहुत कम मात्रा में डाला जाता है, जैसे कि 10 ग्राम या 5 ग्राम इस तरह से डाला जाता है। तो उसके लिए इस तरह का तराजू होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम इसको तोल के दे सकते हैं। और छोटे जब बच्चे आते हैं तो हमें उनका वेट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे चूजे ऐसे आते हैं जो कि अंडरवेट होते हैं। वो सस्ते होते हैं, लेकिन क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं होती है तो जो हैचरी वाले होते हैं वो पकड़ा देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि बच्चों का वेट कम से कम 40 ग्राम होना चाहिए, 40 ग्राम से ऊपर, और 50-60 ग्राम तक भी इनका वेट रहता है। लेकिन अगर हम कहीं ऐसी हैचरी से ला रहे हैं जहाँ के उसका वेट कभी 20 ग्राम और 25 ग्राम हो जाता है, तो उनके सर्वाइव करने का जो टाइम जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और मरने के चांस भी बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। फिर हमारे पास एक ये pH मीटर है। ये pH मीटर लगभग 1000 रुपये से 1500 रुपये के बीच में मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। ये वहाँ के लिए ज़्यादा कारगर है जहाँ पानी गंदा होता है, मतलब जहाँ पानी में इकोलाई होती है, पानी में जो बैक्टीरियाज होते हैं वो बीमारी करने की वो रखते हैं। तो इकोलाई बीमारी पोल्ट्री फार्म को भी काफ़ी परेशान करती है। तो अगर वो पानी की वजह से ज़्यादा होती है, तो अगर पानी में गंदगी है तो उसमें इकोलाई पनपने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है और वो चूज़ों में बहुत ज़्यादा बीमारी करती है। तो उसके लिए ये pH मीटर होता है। तो pH मीटर से जब हम पानी का pH लेवल देखते हैं तो ये अगर 5 से कम है, pH लेवल अगर 5 से कम है तो उसमें कोई भी जो ये बैक्टीरिया होते हैं वो नहीं, इकोलाई जो होती है वो नहीं पनप पाती हैं और मर जाती हैं। तो इसको हम नॉर्मल पानी का जो pH है वो 6 है, 6.5 है, 7 है, 7.5 है, तो हम उसको मेंटेन करने के लिए उसमें हम सोडा मिला सकते हैं या विनेगर मिला सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि उसमें वो पानी थोड़ा एसिडिक हो जाएगा और उसका pH लेवल जो है वो कम हो जाएगा और उससे सारे जो उसमें इकोलाई होती है वो मर जाती हैं। तो इस तरह से, और ज़्यादातर जो दवाइयाँ हैं वो डॉक्टर की ही उससे लेनी चाहिए, हम तो कोई वो है नहीं, हमें जो डॉक्टर ने बताया हम उस तरह से कर रहे हैं। लेकिन हर समय दवाइयाँ जो भी किसी बीमारी के प्रति वो करनी है तो वो हमें डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए।